चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम लोगों के 2 चैप्टर अभ्यास सागर में अभी रह गए हैं और ये चैप्टर्स मुझे लगा था शायद हमारे चैप्टर्स ख़त्म हो गए हैं, पर लास्ट के 2 चैप्टर्स रह गए हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 19 हम आज शुरू कर रहे हैं। और आपका चैप्टर ये ज्ञान सागर में नहीं है, सिलेबस में है ना। तो इसमें आपका व्यंजन संधि और अपठित गद्यांश है। स्वर संधि हमने पहले की थी और आज हम व्यंजन संधि इसमें पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि स्वरों के मध्य होती है और व्यंजन संधि जो है वो व्यंजनों के मध्य होती है। और व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जब तक उसमें स्वर नहीं मिलता है तब तक जो व्यंजन है वो आधा रहता है। स्वर रहित होता है तो व्यंजन के नीचे हम हलंत लगाते हैं। तो आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे, यानी व्यंजन से जब व्यंजन का मेल होता है तो क्या परिवर्तन होता है, कौन सा नया व्यंजन बनता है। तो इसके बाद सबसे पहले प्रश्न हमारा है, नीचे लिखे गए शब्दों में संधि के बाद हुए परिवर्तन को ध्यान पूर्वक देखिए। ये आपको बहुत ध्यान से करना है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे नियम हैं व्यंजन संधि के और वो सारे नियम याद करना आपके लिए संभव नहीं है। तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब शब्द हम लिखते हैं, तो मैंने आपको इससे पहले जो संधि की वीडियो मैंने भेजी थी, यूट्यूब पर भी भेजी थी स्वर संधि की, तो उसमें भी बताया था कि हमें सबसे ज़्यादा जो संधि होती है वो कहाँ होती है? दो, जहाँ पर मेल हो रहा है जिस स्थान पर शब्द के बीच में, वहाँ पर जहाँ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो व्यंजन संधि में भी ऐसा ही होता है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, सत प्लस गति और शब्द बना सदगति, यानी त का द हो गया। ठीक है। इसी तरह संभव म है, आप देखिए इसमें म के नीचे हलंत है। और अभी अभी मैंने बताया कि अगर व्यंजन स्वर रहित है, यानी उसमें स्वर नहीं है, तो हम उसके नीचे हलंत लगाते हैं। और हलंत का अर्थ होता है कि हमारा वो व्यंजन आधा है। और आधा म और आधा न, ये दोनों अनुस्वार के रूप में, बिंदु के रूप में भी लगाए जाते हैं। तो संभव हम 2 तरह से लिखते हैं, एक तो जैसे अभी आपकी बुक में दिख रहा है, और दूसरा हम लिखते हैं जब आधा म आता है बीच में, स आधा म भ व। लेकिन जब संधि होती है तो हमेशा हम अनुस्वार के रूप में इसको लिखते हैं। फिर संकल्प, सम प्लस कल्प, सत प्लस गति, सदगति। अब ये जो शब्द हैं, इसमें पूर्व पद के अंत में व्यंजन है और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में भी व्यंजन है। और जब दोनों व्यंजनों में संधि होती है तो व्यंजन में परिवर्तन होता है। यानी जब दो व्यंजनों के मध्य संधि होती है, व्यंजन का मेल व्यंजन के साथ होता है, तो व्यंजन में परिवर्तन होता है और इसलिए हम इसे व्यंजन संधि कहते हैं। और इसमें से कुछ हम पहले भी कर चुके हैं, कुछ आगे अब ये आज कर रहे हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, अनु प्लस छेद, लेकिन संधि हुई तो क्या हो गया? अनुच्छेद। नियम है इसका जिसके आधार पर ये परिवर्तन हुआ है। स्व प्लस छंद, स्वछंद, आधा च आ गया। आ प्लस छादन, आच्छादन, इसमें भी आधा च आ गया। अब ये संधि हमें यहाँ पे च का जो प्रयोग है वो क्यों हुआ है? क्योंकि ये नियम है कि यदि पहले शब्द, मैंने आपको बताया था कि संधि में 2 शब्द होते हैं, तो पहले शब्द का अंत यदि स्वर से हो, जैसे अनु में क्या है अंत में? उ। स्व में क्या है? व के बाद अ, और इसमें तो आ है ही। और दूसरे शब्द का पहला व्यंजन क्या हो? छ हो, जैसे छेद, छंद, छादन, तो हमेशा छ से पहले च का प्रयोग होगा। और च के नीचे देखिए हलंत है, इसका मतलब आधे च का प्रयोग होगा। तो ये नियम है। क्या नियम है? कि यदि पहले शब्द के अंत में स्वर है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण छ है, तो संधि होने पर दोनों के बीच में आधे च का प्रयोग होगा। अब इसमें हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 है, छत्र प्लस छाया। अब इसमें अंत में स्वर है अ और दोबारा क्या है? छ, तो क्या आएगा? आधा च, तो क्या हो जाएगा? छत्र छाया। फिर वी, वी में क्या है? ई स्वर है, ई, और इधर छ है, तो नियमानुसार क्या आ जाएगा? आधा च, तो शब्द बन जाएगा विच्छेद। अब प्रश्न नंबर, हम इसी इसमें आगे है हमारा
परि प्लस छेद, इसमें भी इस स्वर है और इधर छ है, तो परिच्छेद आधा च, संधि छेद, ठीक है, आधा च आ जाएगा दोनों के बीच में। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में देखिए, नीचे लिखे शब्दों में संधि के बाद हुए परिवर्तन को ध्यानपूर्वक देखिए। दो तरह से लिखा गया है, सम प्लस कल्प, संकल्प। ये जो यहाँ पे ड़ की तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ये पंचम वर्ण है, और ये पंचम वर्ण जो है इसके स्थान पर हम म और न का प्रयोग, आधे म आधे न का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारी जो मानक हिंदी है उसमें हमने कुछ शब्दों के रूप बदले हैं। आप अभी मानक हिंदी नहीं जानते हैं, जब आप अगली कक्षा में आएंगे तब मैं आपको इसके विषय में विस्तार से समझाऊंगी। तो अभी आप समझ लीजिए कि ये दोनों ही रूप सही हैं। सम प्लस बंध, संबंध। सम प्लस तोष, संतोष। ये मैंने आपको बताया था, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अभी इससे पहले के प्रश्न में सम प्लस वहन, संवहन। सम प्लस योग, संयोग। यानी आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो जितने भी हमारे म के नीचे हलंत है उनका प्रयोग जब हमने संधि की तो जो म के नीचे हलंत है यानी आधा म है, तो या तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं जैसे संबंध और संतोष में लिखा, या फिर हम उसको अनुस्वार के रूप में शब्द के ऊपर वर्ण के ऊपर लगाते हैं, जैसे हमने संवहन, संतोष, संयोग, संकल्प, संबंध इन सब शब्दों में किया। तो ये नियम है, ठीक है। अनुस्वार के रूप में हम आधे म का प्रयोग आधे न का प्रयोग कर सकते हैं। अभी अभी मैंने जो बताया आपको ये उसी को विस्तार से लिखा गया है। सभी शब्दों में पहले शब्द का अंतिम वर्ण म है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन है। जब संधि होती है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण यानी आधा म दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के वर्ग अनुसार, यानी वर्ग कौन से होते हैं? 4 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग और तवर्ग। तो अंतिम जो उसका वर्ण होता है उसके अनुसार परिवर्तन किया जाता है। लेकिन अब नियम क्या है जो मैंने अभी आपको बताया कि मानक वर्तनी के अनुसार हम क्या करते हैं, हम आधे न और आधे म का प्रयोग करते हैं, हर पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं करते। इसके बाद आपका है नियम कि यदि म के बाद, अब यहाँ देखो पहला शब्द भी देख लो, जैसे अहम प्लस कार है, तो नियम क्या कहता है कि म के बाद क से म तक पंचम वर्ण के अतिरिक्त कोई भी व्यंजन आए, यानी पंचम वर्ण कौन सा है? क ख ग घ ड, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। यानी ये जो पांचवा वर्ण है सब में, उन पांचवें में से कोई वर्ण नहीं आना चाहिए। बाकी कोई भी वर्ण आता है तो उसके बाद म के बाद य र ल व श श स ह आने पर वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। ये पूरा आपको याद नहीं रहेगा मुझे मालूम है, तो आप सिर्फ क्या याद रखिए, अहम प्लस कार क्या होगा? अहंकार। सम प्लस घात, संघात। वही जो अभी हमने किया है कि आधा म अनुस्वार के रूप में अगले शब्द के ऊपर चला जाएगा। सम प्लस भव हम ऑलरेडी कर चुके हैं, संभव। सम प्लस रक्षण, संरक्षण। सम प्लस वाद, संवाद। अब हमें संधि विच्छेद करना है। अब आप इसमें देखिए, करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि इन सब शब्दों में, चाहे वो संजय है, संपूर्ण है, संजीवन, संसार, संशय, इन सभी शब्दों में आप देखिए कि अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हम यहाँ अनुस्वार को किसके रूप में लिखेंगे? माँ के नीचे हलंत के रूप में। तो हमारा पहला जो शब्द है संजय, उसका संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? सम प्लस जय, माँ के नीचे हलंत आ जाएगा। सम प्लस पूर्ण, सम प्लस जीवन, सम प्लस सार, सम प्लस क्षय। तो ये इस तरह से संधि हो जाएगी हमारी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे लिखे शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सम प्लस मुख, सम्मुख। सम प्लस मान, सम्मान। अभी मैं आगे नहीं करा रही हूँ, पहले प्रश्न नंबर 7 को समझिए। यहाँ पर इन दोनों शब्दों को देखकर आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए। क्या प्रश्न आना चाहिए? आप ही बताएं, सोचिए मन में। आपके मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि यहाँ पर मैम तो अभी कह रही थी कि आधा म जब संधि होती है
यानी म के नीचे हलंत होता है तो संधि होने पर वो अनुस्वार के रूप में आता है। ठीक है, अभी हमने इतने सारे उदाहरण किए भी हैं। अब यहाँ पर ये अनुस्वार के रूप में क्यों नहीं आया? यहाँ तो नहीं आ रहा है। सम्मुख तो हम हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, हम कभी भी सा पे बिंदी लगा के सम्मुख नहीं लिखते, है ना। ना ही हम सम्मान कभी बिंदी लगा के लिखते हैं कि स के ऊपर बिंदी लगाई फिर मान लिख दिया तो सम्मान हो गया, वो गलत होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि व्याकरण के नियम के अनुसार, संधि के नियम के अनुसार, यदि दो पंचम वर्ण एक साथ आते हैं, पंचम वर्ण यानी पांचवा वर्ण, जैसे म क्या है? पांचवा वर्ण है, किसका? पवर्ग का, प फ ब भ म। ठीक है, तो पवर्ग का पांचवा वर्ण है। तो जब दो पंचम वर्ण एक साथ आते हैं तो कभी भी जो अनुस्वार के रूप में वो नहीं बदलते हैं। जैसे सम्मान, इसमें भी दो पंचम वर्ण एक साथ हैं तो इसलिए अनुस्वार के रूप में नहीं बदले हैं। यदि पहले नियम भी है कि यदि पहले शब्द का अंतिम व्यंजन म है और दूसरे शब्द का पहला व्यंजन भी म है तो संधि करने से कोई परिवर्तन नहीं आया। ये तो संधि है, मैं आपको वैसे ही कोई और उदाहरण भी बता दूंगी। अब जैसे सम प्लस मति, तो क्या होगा? सम्मति, आधा म आएगा, सम्मति। सम प्लस मोहन, सम्मोहन। तो इस तरह से नियम के अनुसार क्या है, यदि दो पंचम वर्ण एक साथ आते हैं, उनके बीच मध्य संधि होती है, तो हमेशा जो पहला म है या पहला पंचम वर्ण है, यदि उसके नीचे हलंत है तो वो हलंत ही रहेगा, वो आधा रहेगा, मतलब उसको हम आधा ही लिखेंगे, वो अनुस्वार के रूप में नहीं बदलेगा। तो यहाँ तक आपको बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको इसमें संधि में। लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है किसी बच्चे को तो वो आप मुझसे पूछ लेना और मैं आपको अच्छे से समझा भी दूंगी। और कल नेक्स्ट जो आपका पीरियड होगा उसमें हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारा एक चैप्टर रह जाएगा। हालांकि बीच में मैंने कुछ रिवीजन वर्क दिया है और मुझे बहुत खुशी है कि लगभग 10-12 बच्चों ने तो कम से कम मुझे रिस्पॉन्स किया है। मतलब 2 सेक्शंस में से 10-12 बच्चों का रिस्पॉन्स कोई मायने नहीं रखता है, जिन्होंने अपनी काम की फ़ोटो खींच के भेजी हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात इस ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ बच्चों, कि अगर आप अपना काम भेजते हैं, ठीक है, तो ये आप ही लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि आपके पास आपके एग्ज़ाम्स 1 मार्च से हैं। आपको डेटशीट भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। 1 मार्च से आपके डीएवी बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं और आप देखिए आज 3 फैब हो गई है, तो आपके पास पूरा 1 महीना भी नहीं है। और दूसरी बात, 99.9% आपके एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होंगे, तो प्लीज़ सीरियस हो जाइए। आपका जो काम छूटा हुआ है उसको पूरा कर लीजिए, लर्निंग वर्क साथ साथ कीजिए। हम सभी टीचर्स ये जानते हैं कि आप लोगों की ऑनलाइन पढ़ाई होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आई होंगी बच्चों। हम बार बार कह रहे हैं, जहाँ कोई प्रॉब्लम है आप पूछ लीजिए। आप विद्यालय में आकर भी अलग से अपनी समस्या लेकर आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ सीरियस होकर अपनी पढ़ाई कीजिए, अपना काम पूरा कीजिए। ये मत सोचिए कि हम पढ़ें या ना पढ़ें, आंसर शीट में कुछ लिख कर आएँ या ना आएँ हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए प्लीज़ बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, अपना काम पूरा करिए, मुझे उसकी पिक्स भेजिए, अपना लर्निंग वर्क शुरू कर दीजिए। आप लोग बहुत सीरियस सिंसियर हो जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास आ गए हैं। थैंक यू बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।